यस चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय जे थॉमसन। ये जे थॉमसन द्वारा पहला मॉडल था जो दिया गया था एटम के बारे में। एक्चुअली इन दिस मॉडल जे थॉमसन कंपेयर एटम टू प्लम पुडिंग एंड वाटरमेलन। इस मॉडल में जे थॉमसन ने अपने इस एटम को प्लम पुडिंग से या वाटरमेलन से कंपेयर किया, जहां इसने बताया कि एंटायर एटम इज जस्ट लाइक अ पुडिंग। पूरा एटम जो होता है वो पुडिंग की तरह होता है। एक्चुअली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम इज स्प्रेड लाइक अ पुडिंग, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। जिस तरह से प्लम्स क्या होता है एक्चुअली में ड्राई फ्रूट्स जो हम पुडिंग में डालते हैं। पुडिंग से आप क्या समझेंगे? देखिए पुडिंग जैसे हलवा मान सकते हैं आप, जैसे कोई भी खिचड़ी टाइप में मान सकते हैं, उसे हम पुडिंग कह रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जो आप उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो क्या होते हैं? वो बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उसने कहा था कि बिल्कुल उसी तरह से एटम जो है उसका पूरा जो पॉजिटिव पार्ट है वो पुडिंग की तरह है, ठीक है। और प्लम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लम्स जो है वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एटम के अंदर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एम्बेडेड है पूरे एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम है इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, और इक्वल होने की वजह से पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल बना हुआ रहता है। बाद में पता चला कि इस मॉडल में बहुत सी जो बातें उसने बताई थी वो गलत थी, बट आज भी हम इस मॉडल की स्टडी करते हैं। उसका रीजन आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पूरे एटम में, फिर भी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ये रॉन्ग मॉडल बता रहे हैं हम। इसमें कुछ बातें सही थी जो आज भी फॉलो करते हैं हम, और वो बात क्या सही थी कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who proved that atom has positive and negative charge equally। उसके अंदर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी वजह से पूरा एटम क्या बना रहता है? न्यूट्रल बना रहता है। तो इसका मतलब यह कि इसने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था, और क्योंकि इसने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया इसलिए आज भी हम इसको स्टडी करते हैं। इसकी हम जब एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो हम इससे स्टार्टिंग करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, हम इसे वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है इट इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आज हम जानते हैं ऐसा नहीं होता है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज सेंटर्ड इन द सेंटर, ठीक है। इट इज कन्फाइंड इन द सेंटर, वो पूरे सेंटर के अंदर कन्फाइंड रहता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल के अंदर। तो ये बात हो गई हमारी थॉमसन, जे थॉमसन का मॉडल, जो कि उसने 1904 में दिया था। अब उसके लगभग 7 साल बाद इन 1911 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और रदरफोर्ड की खास बात यह थी कि रदरफोर्ड जो था वो किसी भी चीज को जब तक उसने खुद ने प्रूव नहीं कर दिया, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर दिया, तब तक उसको उसने नहीं माना। तो यहाँ रदरफोर्ड ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और ये अपना मॉडल जो था वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया। आप देखो जे थॉमसन ने तो एक हाइपोथेटिकल मॉडल दिया था, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था। लेकिन रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था वो बाकायदा पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसकी ऑब्जर्वेशन देखी, और उसके बाद उसने कंक्लूजन दिया, ठीक है, जिसे मॉडल के पोस्टुलेट्स के रूप में बताया गया, ठीक है। हम देखते हैं मॉडल क्या था। देखिए इस मॉडल को देने से पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल जो थी वो लगभग नैनोमीटर्स के अंदर उसकी थिकनेस थी, यानी बहुत ही पतली, बहुत ही थिन एक उसने गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। और उस गोल्ड फॉइल को उसने टारगेट किया यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो थे उनके ऊपर। अब यहाँ एक चीज समझे, अल्फा पार्टिकल जनरेट करने के लिए उसने यहाँ एक लेड का बॉक्स लिया है, और इस लेड के बॉक्स में एक रेडियम या कोई भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस को रखा। और हमें पता है रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो रेगुलरली इमिशन करता है, ठीक है। उसमें से रेगुलरली अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है।
जो कि अल्फा रेज जो होती हैं वो ध्यान रखना डाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वाली रे होती है। जैसे यहाँ पर हम अल्फा रेज की बात कर रहे हैं, अल्फा रेज जनरेट हो रही है, तो अल्फा रेज और कुछ नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्फा रेज क्या होती है, ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो है। और यहाँ पर हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और एटॉमिक मास कितना है, 4 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं जो अल्फा रेज से बनते हैं। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि अल्फा के अलावा बीटा और गामा भी रिलीज होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने वाली बात है ये, ठीक है ना, कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से एक तो अल्फा पार्टिकल निकलता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, बीटा रेज प्रोड्यूस होती है जो एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है, जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है और जो जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है हम उसे इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। और एक आती है गामा रेज, ध्यान रखना गामा रेज भी प्रोड्यूस होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, हम अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि बाकी रेज को तो यहाँ नहीं लिया गया, शो किया गया है, या केवल अल्फा रेज को शो किया गया है कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल। और जब यहां से इसकी बॉम्बार्डिंग कराई गई इसके ऊपर गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो हमें पता है कि बॉम्बार्डिंग कराने के लिए हमको एक क्या चाहिए, एक पूरी रे चाहिए स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, जिसको हम कह सकते हैं बीम ऑफ अल्फा रेज चाहिए हमें। तो बीम को जनरेट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमने बीम को जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक स्लिट लगाया है। ध्यान रखना, स्लिट क्या है, एक्चुअली स्लिट कुछ नहीं होता, एक इस तरह का जैसे सर्कुलर आप कोई वो ले रहे हैं ऑब्जेक्ट जिसके बीच में होल बना रखा है, और इसको अगर मैं इसके रास्ते में लगा देता हूं तो इस होल में से पास थ्रू होकर के रेज जनरेट निकलेंगी और वो रेज जो है वो आगे पास होगी, ठीक है, बीम प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको लिया है। अब जैसे ही हम इसको अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग कराते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। और उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए कि 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन। 99.9% जो अल्फा रेज थी वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधी आर पार हो गई, ठीक है, गोल्ड फॉइल में से। फिर फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो थे उनमें उसको डिफ्लेक्ट देखने को मिला, डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसा कि यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है और ये रेज सीधी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन वेरी फ्यू, 1 in 2000 आउट ऑफ 2000 यानी सॉरी 20,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल जो था उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था, वो उस गोल्ड फॉइल से वापस उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है, बाउंस बैक हो रहा था, ठीक है। और इन तीनों ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। अब कंक्लूजन क्या निकाला उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे 99.9% अल्फा पार्टिकल जो पास थ्रू हो गए, सीधे आर पार हो गए, तो उसने कहा कि ऐसा जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का जो ज्यादातर भाग है वो खाली है, और खाली है तो इसलिए अल्फा पार्टिकल उसके आर पार हो सकते हैं। इसको बेटर समझने के लिए हम यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने गोल्ड फॉइल को यहाँ शो किया है, आप देख सकते हैं गोल्ड फॉइल है, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है, और यहाँ से आप अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोस्टली जो रेज है वो सीधी आ जा रही है, या फिर यहाँ में एक पर्टिकुलर मैंने एटम को ले लिया, उस एटम के अंदर हम देख रहे हैं कि मोस्टली रेज को मैंने सीधा पास किया है, तो इसका मतलब उसका 99.9% पार्ट जो है वो खाली है, वहां कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। फिर दूसरा इसने कहा था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, ये समझना ध्यान से, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। अब डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या था, डिफ्लेक्ट होने का रीजन ये था कि हमें पता है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, मेरी बात को गौर करना, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कौन सा चार्ज रिपेल करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो नेगेटिव होता चार्ज तो वो उसके साथ में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इसने देखा जैसे कुछ पार्टिकल, जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं, यहाँ से मैं इस रेस को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है बीच में जो कि इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये रेस इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये रेस भी तो पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, और सेंटर के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 20,000 में से कुछ पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लो 20,000 में से जो था
डिफ्लेक्ट बैक, वो वापस उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां देखें आप, इधर आया और इधर से वापस उसी डायरेक्शन में चला गया। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि सेंटर में, ध्यान रखना, सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो पर्टिकुलर मास को भी रख रहा है ना, उसके अंदर मेटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। और यही रीजन है कि जब पार्टिकल उससे टकराएंगे तो वापस आ जाएंगे। भाई टकरा करके वापस कब आएंगे? जब जिससे टकरा रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है। तो अब इससे इसने क्या कंक्लूजन निकाला होगा? इसने इससे कंक्लूजन निकाला कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। एटम का जो चार्ज है पूरा इसमें कंसंट्रेटेड है। और फिर उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए और अपने पोस्टुलेट्स में इसने कुछ बातें बताई। उसने कहा कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी रहता है, ठीक है। एटम का पूरा जो मास है, ठीक है, एटम का जो पूरा मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज मास के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। और वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है जहां, वो किसकी वजह से है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर किया जा चुका है इस एक्सपेरिमेंट तक, ठीक है। तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से है। तो क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। उसके अलावा इसका मास जो होता है उस प्रोटॉन के मास से लगभग डबल मिलता है। तो इसका मतलब कोई दूसरा पार्टिकल जो है वो भी वहां पर ही है, न्यूक्लियस में ही, ठीक है। तो वहां पर ये माना गया कि सेंटर में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब पूरा चार्ज जो सेंटर का है वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक है ना। वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि यहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपन ने बताया, सेंटर में पूरा मास कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको रदरफोर्ड ने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। और यही रीजन है, ध्यान रखना, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? वो रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर रदरफोर्ड जो है, यहाँ पर देखो हमने जब मॉडल लिखा तो हमने कहा न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है, ऐसे न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, और न्यूक्लियर की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो ध्यान रखना है किसको जाएगा? रदरफोर्ड को जाएगा, ठीक है। कुछ बातें और अपन यहाँ जिक्र करेंगे। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस अपन कह रहे हैं, जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, वो एटम के सेंटर में होता है। लेकिन उसका अगर हम कंपेयर करें उसको पूरे एटम के रेडियस से या एटम के डायमीटर से, तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो मास है, या कहीं सॉरी उसका जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल होता है। यानी आप यूं कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम ये माने न्यूक्लियस जो है वो एक क्रिकेट की बॉल के जितने साइज का है, तो पूरा एटम का साइज जो है वो फुटबॉल के ग्राउंड जितना माना जाएगा। और उस क्रिकेट की बॉल को अगर आपने सेंटर में रखा है, तो आप उस फुटबॉल की बाउंड्री अगर देखते हैं तो उस फुटबॉल की बाउंड्री वॉल जो है, ठीक है, वहां से और क्रिकेट की बॉल के बीच का जो पार्ट है वो पूरा एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, ठीक है। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को अगर देखा जाए कि 10⁻⁻15 मीटर है, और डायमीटर ऑफ एटम जो है 10⁻⁻10 मीटर है। तो अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो हमारे पास में कितना आता है? 10⁻⁵ और 10⁻⁵ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास 1/1 लाख आ गया, ठीक है। तो 1/1 लाख का मतलब क्या हुआ? यहां इसका मतलब है कि अगर हम एटम के डायमीटर को न्यूक्लियस के डायमीटर से कंपेयर करें, तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के डायमीटर के कंपैरिजन में एटम का डायमीटर जो है वो कितना? 1 लाख टाइम ग्रेटर होता है, 1 लाख गुना ज्यादा होता है। तो कितना डिफरेंस होता है दोनों के डायमीटर में और दोनों के साइज में, यानी न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज। अभी मैंने बताया ना कि फुटबॉल का ग्राउंड को अगर आप एटम मानते हैं, तो क्रिकेट की बॉल जो है वो उसका न्यूक्लियस के साइज जितना होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रदरफोर्ड मॉडल। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे जब हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के बारे में। क्योंकि जब हम बोर्स मॉडल की स्टडी करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, जिसको दूर करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हम उसमें स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।